स्टूडेंट्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम लोग एक मजेदार टॉपिक को देखेंगे और वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। जो रेलवे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं आज और उसको देखेंगे हम लोग, और इसमें सारे ऑप्शंस को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अंत तक वॉच करिए, देखिए इसे, और जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। निम्न में किस स्तनपायी के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं? जनरली होता क्या है कि आरबीसी यानी स्तनपायी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखिए, कहा है कि केंद्रक पाए जाते हैं। तो कौन से जानवर में केंद्रक पाए जाते हैं उसको देखना है। ठीक है, तो ऊंट, लामा, आदमी या फिर कुत्ता, ये चारों जो दिया है ना स्तनपायी है। ठीक है, यानी कि स्तनपायी का मतलब समझ में आ रहा होगा, जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए की ओर यदि जाते हैं, ए तथा बी, यानी ऊंट तथा लामा में जो है वो आरबीसी, ऊंट तथा लामा के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, आदमी और कुत्ता यहाँ जो दिया हुआ ऑप्शन में, इनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते। एक्सेप्शन में रखा गया है, ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ए होगा, यानी कि ए तथा बी दोनों में पाए जाएंगे उनके केंद्रक में। अच्छा, आरबीसी की यदि हम बात करते हैं तो आरबीसी हमारे ब्लड का एक घटक है, यानी कि कोशिका है। ठीक है, तो आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। और इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। कितना दिन का? 120 दिन का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है और वो लाल, इसी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो लाल रंग का होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि उसके परिवहन में सहायक है। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, इसको देखते हैं। किस यंत्र से हवा की दिशा मापी जाती है? चलिए, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर या स्फिग्मेनोमीटर, इसमें हम लोग थोड़ा बात करेंगे। इसका आंसर जो होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम लोग हवा के डायरेक्शन को, यानी दिशा को मापते हैं। बाकी ऑप्शन को समझते हैं थोड़ा। ठीक, हाइग्रोमीटर के बारे में समझते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या नापेंगे? ये भी एक यंत्र है ना। इससे हम लोग अपेक्षिक आर्द्रता को मापेंगे, मतलब वायु में कितनी जलवाष्प की मात्रा है ये हम पता कर सकते हैं हाइग्रोमीटर से। उसके बाद आते हैं बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर से हम क्या मापेंगे? इससे हम लोग वायु दाब को मापेंगे। ठीक है, अच्छा, अब रह गया स्फिग्मेनोमीटर। इससे हम लोग क्या नापेंगे? रक्त दाब। क्या? रक्त दाब को मापेंगे। क्या? स्फिग्मेनोमीटर से रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर को मापेंगे। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा एनीमोमीटर होगा, यानी कि हवा की दिशा हम एनीमोमीटर से मापते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। छोटे कीड़े पानी पर तैर सकते हैं। देखिए, छोटे कीड़े हो गए, लार्वा हो गया, मच्छर हो गया, ये जो है ये पानी पे तैर लेते हैं आसानी से। इसका रीजन क्या है इसको समझेंगे आज हम लोग। पानी का आंतरिक घर्षण अधिक होता है, पानी का घनत्व कीट के घनत्व से कम है, उनका वजन सतह में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है, या फिर नन ऑफ दीज नॉट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि उसका वजन जो है पानी में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। होता ऐसा है कि मान लीजिए कि ये पानी का, यानी द्रव का सतह है, पानी का सतह है, तो होता क्या है कि नीचे की ओर जो ऊपर की बूंदें जो है, ऊपर की जो बूंद है, मतलब सतह का जो बूंदें हैं उस पर नीचे की ओर बल लगता है। और कौन बल लगाता है? तो इसके पास के जो बूंद होते हैं वो बल लगाते हैं नीचे की ओर, और जो ऊपर के बूंद, जितने सतह के जितने बूंद हैं वो आपस में आप एक दूसरे से बल लगा करके, और यहाँ क्या करते हैं, एक यहाँ पृष्ठ तनाव उत्पन्न करते हैं। पृष्ठ तनाव यानी कि एक बल उत्पन्न होता है जो ऊपर के सतह पे लगता है, यानी कि द्रव के ऊपर से, और यहाँ एक झिल्ली जैसा रचना बन जाता है, एकदम पतली सी झिल्ली, और उस पे कीट क्या होते हैं? तैरते हैं। तो उतना कीट में उतना वजन नहीं है कि इसे, है ना, दबाव इस पर डाल सके, इस वजह से वो जो है पानी पे तैर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, उनका वजन सतह में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर से इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये सतह है द्रव का, ठीक है, सतह है, ऐसे बनाते हैं इसको, ये द्रव का सतह है। ठीक, अब देखिए द्रव का सतह मतलब इधर जितना भी अंदर पानी है आपका, तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकुलर बूंद की हम बात करते हैं। इस बूंद पर चारों तरफ से, है ना, ये देखिए यहाँ भी एक बूंद है, तो ये इस पर बल लगा रहा है ना, ये इस पर बल लगा रहा है, इधर का बूंद लगा रहा है, मतलब ये नेट फोर्स इस पर 0 लग रहा है। लेकिन अब समझिए ये जो ऊपर वाली बूंदें हैं, ऊपर वाली जो बूंद है सतह वाली,
इस पे तो नीचे की ओर केवल बल लग रहा है, नीचे वाली बूंदे बल लगा रही है, ऊपर से कोई बल लग नहीं रहा है, इसलिए बैलेंस नहीं है। तो नीचे की ओर क्या होगा, ये जो बूंद है नीचे की ओर बल लगेगा और जिस वजह से तनाव उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न होगा, तनाव, और यहाँ एक मेम्ब्रेन बन जाता है, क्या, झिल्ली के रूप में बन जाता है, यानी कम से कम एरिया घेरने की कोशिश करते हैं। तो हम बोल सकते हैं एक तरह से कि इस तरह का ऑप्शन यदि होता कि पृष्ठ तनाव की वजह से, तो वो भी उसका आंसर होता। ठीक है, यहाँ हालांकि वो चीज लिखा नहीं है, दूसरे अर्थों में दे रखा है। तो यदि इस क्वेश्चन का ऑप्शन होता पृष्ठ तनाव की वजह से छोटे कीड़े जो है पानी पर तैर सकते हैं, तो वो होता आंसर, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसका आंसर होगा उनका वजन सतह में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके बाद आते हैं ऑप्शन 4 की बात करते हैं। फायदोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। फायदोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो फायदोमीटर का जनरली उपयोग जो करते हैं हम लोग समुद्र की गहराई या पानी की गहराई को मापने में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो पानी की गहराई मापने में होगा। अब देखिए, मृदा जल तनाव है दिया हुआ, पानी में ज्वार दिया हुआ, तरल पदार्थों का सापेक्ष घनत्व दिया है। तो इसमें हम लोग बारी बारी से देखेंगे हर एक ऑप्शन को। तो मृदा जल तनाव जो है इसको टेंसियोमीटर से नापते हैं। किससे, टेंसियोमीटर से मापा जाता है मृदा जल तनाव। ठीक है, उसके पानी में ज्वार जो है इसको हम यहां लिख देते हैं मैरी ग्राफ से मापा जाता है। ठीक है, पानी में ज्वार जो भाटा उत्पन्न होता है उसको हम लोग मैरी ग्राफ से मापते हैं। तरल पदार्थों का सापेक्ष घनत्व जो है इससे हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं। किससे, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। किसको, तो आप सरल पदार्थों का सापेक्ष घनत्व किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता, यूनिटलेस है ये। ठीक है, क्योंकि ये घनत्व का ही रेशियो है, दो पदार्थों के घनत्व का रेशियो होने की वजह से इसका कोई इकाई नहीं होता सापेक्ष घनत्व का, है ना। और इसको जो मापने का यंत्र है वो हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, सापेक्ष घनत्व मापते हैं तरल का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं, आते हैं। कीटों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पोमोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका जो आंसर होगा कीटों के अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी की बात करते हैं तो पक्षी विज्ञान, ठीक है, पक्षी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, पक्षी के अध्ययन को बोला जाता है ना, ऑर्निथोलॉजी। ठीक, पोमोलॉजी ये फलों के, किसको, फलों के अध्ययन, उत्पादन से संबंधित अध्ययन हम लोग क्या बोलेंगे, पोमोलॉजी बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी की यदि बात करते हैं तो मानव विज्ञान, इसे निरीविज्ञान भी कहा जाता है। निरीविज्ञान यानी कि मानव विज्ञान, इसी को हम लोग बोल सकते हैं मानव विज्ञान को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी, मानव के विज्ञान का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमने क्या देखा, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, यानी कि कीट का अध्ययन हम लोग एंटोमोलॉजी में करते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रेकोमा। ट्रेकोमा एक रोग है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो कौन सा अंग, यानी किस अंग का रोग है, कौन सा अंग प्रभावित होता है उसको देखेंगे, यकृत, आंख, फेफड़ा या फिर किडनी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेकोमा आंख में होने वाली एक बीमारी है और ये जीवाणु से होती है और इसमें आपका दृष्टि जो है वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है, दृष्टि का लॉस होने लगता है और आदमी जो है वो अंधा होने की स्थिति में आ जाता है। तो ट्रेकोमा से पूरा आंख जो है वो प्रभावित होता है, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। अच्छा, यकृत की यदि हम बात करें तो यकृत कौन सी बीमारी से प्रभावित होता है, तो जैसे पीलिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, है ना, लिवर सिरोसिस हो गया, ये सबसे यकृत प्रभावित होता है। उसके बाद यदि हम फेफड़ा की बात करें तो फेफड़ा कौन से रोग से प्रभावित होता है, जैसे टीबी हो गया, जिसे हम तपेदिक भी बोलते हैं, टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, है ना, और निमोनिया से भी फेफड़ा प्रभावित होता है, प्लेग से भी होता है। ठीक है, किडनी की बात करें तो किडनी में जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपका ये शुगर पेशेंट है, उसका भी किडनी खराब हो सकता है। उसके बाद ग्लोमेरुलस कोई बीमारी होती है किडनी से ही संबंधित है, उससे भी किडनी प्रभावित होती है ना। नेफ्रोसाइट्स भी होता है एक बीमारी, वो भी उससे प्रभावित हो सकता है। उसके बाद आते हैं खाना पकाने के दौरान नष्ट होने वाला विटामिन कौन है, यानी कि खाना जब हम लोग पकाते हैं तो एक कौन सी विटामिन जो है वो नष्ट हो जाती है, यानी कि
वो विटामिन कौन सा होगा बताना होगा। विटामिन ए नष्ट होती है, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन B12। तो जब हम लोग खाना बनाते हैं तो विटामिन जो है सी जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है ना, यानी विटामिन सी खाना के दौरान, पकाने के दौरान नष्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग विटामिन ए की यदि बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ठीक है, रतौंधी होता है। विटामिन ए गाजर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, गाजर हो गया, पालक हो गया, सब में, फलों में, ठीक है। विटामिन बी यदि हम बात करते हैं विटामिन बी की, तो इससे रक्त की क्षीणता होती है, रक्त की कमी होती है, कमी से। और विटामिन B1 की यदि हम बात करते हैं तो इससे ये आपका बेरी है ना, बेरी नामक बीमारी होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन बी सी की बात करें, इससे स्कर्वी यानी कि मसूड़ों की जो बीमारी होती है, ब्लड का आना, सूजन होना, वो विटामिन सी से होता है। अच्छा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट पाया जाता है और इससे भी ब्लड की कमी होती है। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 8 की ओर। मिट्टी से संबंधित विज्ञान है, क्या है? पेडोलॉजी, इकोलॉजी, पोमोलॉजी या फिर फिनोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यानी मिट्टी से संबंधित विज्ञान, यानी मिट्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, वो होगा इसका आंसर पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो है वो मिट्टी विज्ञान से संबंधित है। अच्छा, हम अदर ऑप्शन की बात करते हैं, यदि ऑप्शन बी की इकोलॉजी की बात करते हैं, तो ये हमारा है पारिस्थितिकी विज्ञान, यानी पारिस्थितिकी तंत्र से हम उसका अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में, ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान है, इसको हम लिख देते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। पोमोलॉजी की बात करें तो ये जो हमारा फलों के अध्ययन उत्पादन से संबंधित है, ये क्या है? पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन उत्पादन अनुत्पादन से संबंधित ये विज्ञान है। फिनोलॉजी की बात करें तो ये आपका मुद्रा से, यानी कि आपका पैसे से लेन देन संबंधित विज्ञान है फिनोलॉजी, ठीक है। ये साइंस का टर्म नहीं है, लेकिन फिनोलॉजी आपका मुद्रा से प्रचलन, यानी कि उसका आपका क्या बोल सकते हैं, लेन देन से संबंधित विज्ञान है, ठीक। आते हैं हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चाक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फाइड। तो देखिए, चाक जो है, जिसको चौक हम लोग बोलते हैं, CHAL के चौक बोलते हैं, इसको लिखने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग चाक बोलते हैं। अच्छा, ये जो कैल्शियम सल्फेट आपको दिख रहा होगा, ये जिप्सम बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिप्सम। और इसका होता है CaSO4, ठीक है। और ये 2H2O इसका फॉर्मूला होता है, CaSO4 × 2H, जिप्सम का फॉर्मूला। उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट का बात करें तो CaNO3, और ये हमारा होगा कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है। अब कैल्शियम नाइट्रेट को हम लोग नॉर्वेजियन चिली साल्ट पीटर भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्वेजियन साल्ट पीटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉर्वेजियन साल्ट पीटर। देखिए, एक होता है चिली साल्ट पीटर, यहां हम लिखते हैं थोड़ा, चिली साल्ट पीटर, ठीक है। ये होता है सोडियम नाइट्रेट, यानी NO3 को बोला जाता है, ठीक, चिली साल्ट पीटर। एक होता है नॉर्वेजियन, देखिए नाम, देश के नाम से सब रखा गया है, साल्ट पीटर। ये हो जाएगा, देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 इस तरह से है, ठीक है। नॉर्वेजियन साल्ट पीटर CaNO3 और चिली साल्ट पीटर NaNO3, ठीक है। तो उसके बाद कैल्शियम फास्फाइड बच गया, तो कैल्शियम फास्फाइड आपका होता है Ca, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं Ca3P2। ये हो गया आपका कैल्शियम फास्फाइड का फॉर्मूला होता है Ca3P2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, चाक का रासायनिक सूत्र हमारा होगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3, है ना, इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम ओजोन पे आते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है उसको समझते हैं, O3, O2, He या फिर O4। तो ओजोन आप जानते होंगे, ओजोन के बारे में, ये O3 इसका होगा, है ना, इसका रासायनिक सूत्र O3 होगा। ये बनता कैसे है समझिएगा इसको थोड़ा, मान लीजिए कि इसको समझते हैं, ठीक है। ओजोन के बारे में कैसे बनता है उसको हम थोड़ा यहाँ बता देना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो ओजोन परत है, ओजोन परत, तो यहाँ जैसे ऑक्सीजन मान लेते हैं, और जब पाराबैंगनी किरण आती है ऊपर, सूर्य की किरण, पाराबैंगनी किरण जब आती है तो इसको ऑक्सीजन को क्या करती है? तोड़ देती है, ठीक है। ये देखिए, इसे परमाणु में तोड़ देती है। फिर ये ऑक्सीजन क्या करता है? अदर ऑक्सीजन से, मान लीजिए और ऑक्सीजन से कंबाइंड करके क्या बना लेता है? O3।
इस तरह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है, यानी ओजोन गैस बनती है ना। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होगा हमारा, O3 होगा, ठीक है। O3 आपका इस तो जान पता ही है कि O2 जो है ऑक्सीजन है, He क्या है, हीलियम, जिसको हम लोग निष्क्रिय गैस भी कहते हैं हीलियम को, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि MCQs थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, 10 MCQs मैंने बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस करूंगा जो भी सेम टाइप का है ना, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, और NTPC रेलवे से बेस्ड होगा, या भी अदर एग्जाम्स के लिए जो भी एग्जाम्स ऐसे तो साइंस के वेटेज बहुत ज्यादा होते हैं, प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है, साइंस से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है ना। तो हम लोग देखेंगे आने वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।